हेलो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता को ज्ञात करने के बाद आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक द्विध्रुव को बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाना, द्विध्रुव के चित्र के लिए जगह थोड़ी बड़ी रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे क्या मान लोगे, ऋणावेश। या उल्टा यहाँ पे धनावेश मान लीजिए, यहाँ क्या मान लीजिए, ऋणावेश। कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, मूल बिंदु ओ। ठीक है, तो देखो थोड़ा वो ज्यामिति का यूज में लो। ओ ए क्या बन जाएगा, वेरी स्मॉल है, और ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। और जो पूर्णतः जो दूरी हो जाएगी, बंध की लंबाई जिसको हम बोलते हैं आमतौर पे, वो कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, ए भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखो बच्चों, निरक्ष का अर्थ क्या था, वह अक्ष जो कि द्विध्रुव अक्ष के क्या हो, लंबवत भी हो और द्विध्रुव के मूल बिंदु से होकर क्या करे, गुजरे। तो अभी द्विध्रुव का मूल बिंदु कौन है, ये रहा। तो इससे हमने एक अक्ष मानी जो इससे लंबवत क्या हो रही है, निकल रही है। कैसे निकल रही है, लंबवत निकल रही है। तो मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, वाई है। तो जो ओ वाई है ये क्या कहलाएगी, इस द्विध्रुव की निरक्ष कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, तीव्रता की। हमें निकालनी कहाँ है, लेट्स सपोज इस बिंदु पी पर निकालनी है, बिंदु पी पर। अगेन दोबारा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेक्षण बिंदु। वह बिंदु जहां में परिणामी तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो क्या आएगा, ई बराबर क्वेश्चन मार्क में पता करना है कैसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और जो मूल बिंदु से हमने दूरी ली है हमेशा, वो कितनी ली है, हमेशा आर ली है। पिछले वीडियो में ये पॉइंट पी कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, अक्ष के लिए। अब देखिए, तो बी से पी को आपने मिलाया, बी से पी को आपने मिलाया, तो क्यों मिलाया अपन ने, ध्यान दो कि भाई ये धनावेश है तो बल रखेंगे, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, E1 वेक्टर। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि दो आवेश जब होते हैं तो हम क्या मानते हैं कि धनावेश से तो क्या निकल रही है, E1 तीव्रता निकल रही है, और ऋणावेश से क्या निकल रही है, E2 तीव्रता आ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरे पास पी को मैंने किससे मिलाया, ए से मिलाया, तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, E2 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, वही सेम कंसेप्ट है बच्चों कि किसी भी बिंदु आवेश, किसी भी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो होती है वो क्या थी, याद करो, ई बराबर कितना, वही के क्यू बटे में कितना, आर स्क्वायर। क्यू का अर्थ क्या था, आवेश, और आर क्या होता है, दूरी। तो क्या आएगा, दूरी का वर्ग। ठीक है, तो देखो वही फंडा। फिर हम क्या मानेंगे, चूंकि द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं, तो तीव्रता कितनी होंगी, दो होंगी, एक तो E1 वेक्टर और एक E2 वेक्टर। तो माना पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू के कारण तीव्रताएं क्या है, E1 E2 है। क्या है, E1 E2 है। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ध्यान दो, E1 का मान दो, कैसे निकालोगे, के। किसकी वजह से आपने माना है, धनावेश की वजह से, तो के गुणा में किसके होगा, क्यू के, बटे में क्या आ रहा है, दूरी का वर्ग। तो देखो बच्चों, धनावेश की दूरी कहाँ से लेंगे, प्रेक्षण बिंदु से, ये दूरी। तो अगेन क्या आएगा, बीपी। ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है मैं मजाक कर रहा हूँ। आगे देखिए, बीपी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बीपी स्क्वायर, बीपी कितना है हमें पता नहीं है, पर ज्यामिति से आपने पढ़ा है कि ये मेरे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें मुझे आधार पता है और लंब पता है। ठीक है, यहाँ पे कोण मान लीजिए कितना, थीटा। तो ये मेरे पास लंब बन जाएगा। तो देखिए, जो मेरे पास बीपी होगा, ब्लड प्रेशर, और मेरे पास जो क्या होगा, एपी, आंध्र प्रदेश, इन दोनों के ही फॉर्मूले क्या करेंगे, मैच करेंगे। इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग है। दो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी, आधी। आधी का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए वहाँ क्या आ रहा है, बीपी का स्क्वायर आ रहा है, बीपी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लोगे तो ये यहाँ से आधी घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, E2 बराबर आपने किसके वजह से मानी है बच्चों, माइनस क्यू की वजह से मानी है।
तो कितना आएगा माइनस का के क्यू गुणा होंगे और दूरी का वर्ग क्या रहेगा वही रहेगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए पी का स्क्वायर जो आएगा ना दूरी, ए पी स्क्वायर भी कितना बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इन दोनों ही सूत्र की एक खास बात है, एक में उत्तर पॉजिटिव आ रहा है एक में उत्तर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इवन इंटू दोनों बराबर तो हैं, बराबर तो है, पर कब परिमाण के रूप में। अगर इनका मापांक ले लें, क्या ले लें मापांक, तो इनके मान क्या है बराबर है, या हम यूँ कहें बच्चों कि E1 बराबर है किसके E2 के मापांक लेने के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो पिछले टॉपिक में नहीं थी। ठीक है, पिछले टॉपिक में ऐसा नहीं था। अब देखो आपने 11वीं कक्षा में बच्चों पढ़ा था सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। जब कोई भी सदिश राशि क्या बनाती है कोण बनाती है, तो उसके हमेशा हम दो घटक लेते हैं, एक तो कौन सा घटक क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और कौन सा घटक ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं। ठीक है, देखो इस इवन वेक्टर के घटक को ज्ञात करने के लिए इस इवन वेक्टर को हमने कहाँ बढ़ाया आगे बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया आगे। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, एक अक्ष हमारे पास क्या हो चुकी है फिक्स हो चुकी, ये कौन सी अक्ष है हमारे पास वाई अक्ष है। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास ऐसा अक्ष की कमी है तो मैंने यहाँ पे क्या मान ली ऐसा अक्ष मैंने मान ली, तो यहाँ मैंने क्या बनाया डैशिंग लाइन, ये मानी हुई है। तो देखो बच्चों ऐसा करने से क्या हुआ, दो मेरे पास अक्षियाँ आ गई, उनके मध्य क्या जा रही है सदिश रेखा जा रही है। और आपको पता है ज्यामिति से जितना ही कोण ये है उतना ही कोण कौन सा होगा ये होगा। ठीक है, अब देखो घटक की बात कर रहा था मैं, तो देखो कैसे निकालोगे आप, इस तीर के निशान से यहाँ पे आप क्या बनाओगे लंब खींचोगे, लंब खींचने से क्या होगा हमारे पास एक क्या बनेगा त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज। इसमें आप लगाइए बच्चों त्रिभुज नियम, देखिए कैसे 11वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है कर्ण होता है, तो कर्ण अगर कैसे जाएगा दक्षिणावर्ती, तो दोनों भुजाएं कैसे होती हैं वामावर्ती, या उल्टा अगर कर्ण कैसे जाए दक्षिणावर्ती जाए तो दोनों कैसे होते हैं वामावर्ती होते हैं, आधार और लंब। अभी ऐसा देखिए कर्ण कैसे जा रहा है यूं जा रहा है, तो कैसा हुआ वामावर्ती हो गया। ठीक है, तो दोनों भुजा कैसे हो जाएंगी दक्षिणावर्ती, मतलब ऐसे जाएंगी। तो देखिए यहाँ मेरे पास दिशा कैसे आएगी ऐसी, यहाँ पे कैसे आएगी इसके ऊपर। ठीक है, देखो अब ये जो एरो मैंने बनाया है किसके सामने कोण के सामने, अर्थात यह भुजा क्या है लंब है। हमेशा ध्यान रखो लंब क्या होता है कर्ण इंटू में कितना साइन थीटा, तो कर्ण क्या है E1 है, तो इस घटक की लंबाई कितनी हो जाएगी E1 साइन थीटा। ठीक है, इस घटक की लंबाई कितनी हो जाएगी E1 साइन थीटा। फिर देखिए ये आधार है, ये क्या है आधार, आपको पता है मैथमेटिक्स में आधार क्या होता है कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो कर्ण क्या है E1 है, तो इस घटक का अर्थ कितना हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से देखो हमने क्या निकाला, दोबारा देखिए कि मेरे पास मान लीजिए ये E1 है, तो ये ऐसा अक्ष है, तो इसमें जो घटक होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी E1 cos थीटा, और जो ऊपर जाएगा वो लंब है, वो सामने किसके कोण के, तो जो घटक जाएगा वो ऊपर की तरफ वो क्या होगा E1 साइन थीटा। सेम टू सेम चीज़ें बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, E2 वेक्टर का भी हम क्या करेंगे घटक ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है कोण बन रहा है। अगर त्रिभुज POB और POA सर्वांगसम है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा, इनका हर एक भाग क्या होगा बराबर होगा। देखो बच्चों आपने पढ़ा था एकांतर कोण, ये जो PX है, PX जो रेखा है वो समांतर है किसके BA के। ठीक है, तो जेड शेप बन रही है, तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, तो जैसे आपने E1 वेक्टर के तीर से क्या बनाया लंब बनाया, तो ऐसे यहाँ पे E2 वेक्टर के लंब से भी आप क्या बनाओगे E2 वेक्टर के तीर से भी आप क्या बनाओगे लंब बनाओगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लंब डाला इस अक्ष के ऊपर, तो देखिए कोण ये रहा, सामने कौन है ये भुजा, तो लंब हुई नहीं हुई, तो वही फंडा लंब क्या होता है कर्ण इंटू साइन थीटा, तो कर्ण कौन है इस बार E2 है, तो इस घटक की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी E2 साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो घटक है ये आधार हुआ नहीं हुआ, देखिए इस त्रिभुज में जरा गौर से देखिए, ये क्या है थीटा है तो ये लंब हो गया, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, बच्चा कौन ये भुजा, तो ये आधार हो गई। आधार क्या होता है कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो कर्ण कितना है E2 है, तो E2 कॉस थीटा।
तो यहाँ पे मैंने एक और क्या बना दिया, तीर बना दिया। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 2 तीर का अर्थ है, एक तीर तो किसके लिए है, E1 cos थीटा की दिशा के लिए है, और एक कितना है, E2 cos थीटा के लिए है। ठीक है, ये बात है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, जरा गौर से देखना है इस बात को। देखो ये घटक कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब हमें ये पता करना है ये घटक कहाँ जाएगा। देखो बच्चों, इस त्रिभुज को मैंने अलग से बनाया, लंब दिशा में कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखिए ये कोण समकोण हो गया, ये कोण थीटा हो गया। अब देखिए ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो वे फंडा समकोण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कर्ण। तो अभी कर्ण कैसे जा रहा है, ऐसा दक्षिणावर्ती, तो दोनों कैसे होंगी भुजाएं, वामावर्ती, लंब और आधार। तो वामावर्ती का अर्थ कैसा होता है, ऐसा। तो दिशा कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो घटक है, ये जो भुजा है, इसकी दिशा कैसे होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक है, और उसकी दिशा कैसे होगी, इस तरफ। तो इस प्रकार से बच्चों त्रिभुज नियम का उपयोग करके आप दिशाओं का निर्धारण करेंगे कि आधार और लंब की दिशा किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये आवश्यक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये सरल बन चुका है। आपको ये टफ लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन ये इजी है। इसको दोबारा ढंग से आप पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका सदिश का कंसेप्ट वीक है, सदिश आपको नहीं आता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 11th क्लास के अंदर जो किताब थी आपकी सदिश की, उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, सदिश के पाठ को ढंग से पढ़ो, फिर इसको करो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस चित्र में 2 बातें हैं बच्चों, ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ चित्र के लिए। ठीक है, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए कि E1 sin थीटा का जो घटक है, जो ऊर्ध्व घटक है, वो विपरीत है किसके, E2 sin थीटा के। देखिए कैसे, ये घटक कहाँ जा रहा है, नीचे, ये घटक कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो दोनों कैसे हुए, विपरीत हो गए। और बच्चों ये बराबर भी है। देखिए ये दोनों घटक कैसे हैं, बराबर भी हैं। क्यों है बराबर, ध्यान दीजिए, sin थीटा का मान एक ही है, कॉमन है। E1 E2 के मान हम दो यहाँ पे निकाल चुके हैं, मापांक लेंगे इनका, मान लीजिए, तो इनके मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, मैथमेटिक्स क्या बोलती है, जब 2 सदिश कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं और बराबर भी होते हैं, तो वे दोनों घटक एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये घटक जो होते हैं बच्चों, ऊर्ध्व घटक, ये तो हमेशा क्या करते हैं, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर बी, E1 cos थीटा की दिशा कैसी है, इस तरफ। E2 cos थीटा की दिशा कैसी है, इस तरफ। तो दोनों घटक की दिशा कैसी है, समान है। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि दिशा कैसी है, समान है। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है। अब जो उत्तर आएगा किसकी वजह से आएगा, इन दोनों घटकों की वजह से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये बात आप पक्का लिखना कि ऊर्ध्व घटक इसमें क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो दिशा समान वाले जो घटक हैं, cos थीटा वाली जो टर्म है, वो दोनों क्या समान दिशा में है, तो वो दोनों क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अभी जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, इनको आप पक्का लिखना नोट्स के अंदर। अब देखो बच्चों, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कैसे थे, समान दिशा में थे। तो बस परिणामी तीव्रता जो होगी बच्चों, इस बार परिणामी तीव्रता वो क्या बन जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर E1 E2 के मान बराबर है मापांक लेने के बाद, तो इस पद को आप क्या लिख पाओगे, या तो लिख दो आप 2E1 cos थीटा, या फिर क्या लिख दोगे 2E2 cos थीटा। मतलब E2 बराबर है किसके, E1 के। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना जाएगा, 2E1 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, परिणामी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2E1 कितना हो जाएगा, KQ बटे में R² प्लस A²। ठीक है, कहाँ से, समीकरण नंबर इससे, नंबर में अभी दिया नहीं नंबर, यहाँ से आ जाएगा E1 का मान। अब देखिए, अब बच्चा cos थीटा। ठीक है, देखो बच्चों, त्रिभुज आप चाहे कौन सा ले लो, POA ले लो, चाहो आप क्या ले लो, POB ले लो। आपको पता है cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, स्मॉल a है, और कर्ण कितना है, AP है। ठीक है, AP लो चाहे क्या लो, BP लो। तो देखो बच्चों, A अंश में आ रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल a
नीचे क्या आ रहा है एपी, एपी क्या है कण है, एपी हो चाहे बीपी हो दोनों का मान क्या है एक ही है। तो क्या आएगा देखो घात में कितना आएगा आधा आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी आएगी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किससे आया इस चित्र से आया। ठीक है, अब देखो बच्चों गणना करनी है अपने को, तो सिंपल सी बात देखो बच्चों 2QA, तो के को मैंने अलग रखा, 2AQ मेरे पास बाद में क्या बनेगा, बाद में द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। आगे देखिए, अब बच्चों देखो दोनों पद समान है, आपने पढ़ा है मैथ में जब दो पद क्या होते हैं समान होते हैं और गुणा होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। इसकी घात कितनी है एक है, तो एक और आधा 3/2, देखो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और पिछले वीडियो में बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, वैसे मेन फॉर्मूला ये है लेकिन इसको इजी करने के लिए हमारे पास रास्ते कितने होते हैं, दो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। पॉइंट है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 2AQ होता है, तो देखो क्या बन जाएगा KP, क्या बन जाएगा अंश में KP। तो देखो P बराबर 2AQ से E का मान कितना जाएगा KP बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी 3/2। ठीक है, फिर देखो इसी में ही हमने लगाएंगे पॉइंट नंबर B। आपको मैंने कहा था थोड़ी पहले कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है किससे ए स्क्वायर से, चेक कर लीजिए। देखो ए जस्ट इतना सही है, ये बंद की लंबाई का आधा होता है, जबकि आर कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे ए स्क्वायर से, तो इसकी हम क्या करेंगे उपेक्षा करेंगे। तो जैसे ही बच्चों ध्यान दो ए स्क्वायर को हम जब नगण्य मानेंगे तो ये जो दो है ये दो इससे क्या होगा कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा आर की घात 3 बचेगा, तो उत्तर कितना आएगा KP बटे आर क्यूब, क्या बचेगा KP बटे आर क्यूब। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यह तीव्रता उत्पन्न करेगा कौन, यह द्विध्रुव AB कहाँ करेगा, इसकी निरक्ष पे करेगा, कितनी दूरी पर R दूरी पर। अब बात करते हैं बच्चों जो इसकी दिशा की, जैसे ये अभी वेक्टर फॉर्म में होता है हमेशा, तो इसका ये तो क्या हो गया परिमाण हो गया। अब बात करते हैं किसकी दिशा की। देखो बच्चों ये दोनों घटक तो क्या हो गए थे बराबर थे और कैंसिल आउट भी हो गए थे, तो हमारे पास दो घटक कौन से थे E1 कोष्टा और E2 कोष्टा, दोनों कहाँ जा रहे हैं इस तरफ, तो P से S की तरफ, तो क्या लिखेंगे इसको PX पे क्या लगा देंगे कैप लगा देंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं कि PS अक्ष के अनुदेश, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, ये दिशा कहाँ जा रही है B से A के समांतर हुई नहीं हुई, B से A के, तो इसे हम क्या लिखते हैं या फिर BA कैप। ठीक है, मतलब परिणामी तीव्रता जो होती है निरक्ष पे वो हमेशा कैसे होती है इस तरफ होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, B से A की ओर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और न्यूमेरिकल्स आप निकालते रहिए। इसी तरीके से आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए किस पे, व्हाट्सएप पे नंबर पे। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है।